यहाँ पर हम देखें साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन के बारे में हम बात करते हैं। जैसे ये हमारा है साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन। साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन। साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन के अंदर क्या होता है, जो एक्स क्यू की वैल्यू है वो हमारी लेस देन होती है एक्स डी की वैल्यू से। नेक्स्ट हम देखें हम जैसे कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस की बात करते हैं। पी आई है हमारा आयरन लॉस, पी सी यू है हमारा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस, तो एक तरफ हमारे पास में आयरन लॉस है, एक तरफ हमारे पास में कॉपर लॉस है। वो किस पर दे रखे हैं, फुल लोड ट्रांसफार्मर पर हमें दिए हुए हैं। फुल लोड ट्रांसफार्मर, आयरन लॉस कॉपर लॉस फुल लोड ट्रांसफार्मर पर दे रखे हैं। हमें यहाँ पर सेटिस्फाई करनी है मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 3/4 फुल लोड। ये हमें सेटिस्फाई करनी है मैक्सिमम एट 3/4 फुल लोड। 3/4 फुल लोड, तो 3/4 फुल लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी। तो इसके बारे में बात करें, कॉपर लॉसेज हैं 3/4 फुल लोड पर क्या होंगे। कॉपर लॉसेज की बात करें आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग होगा हमारा कॉपर लॉसेज। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कॉपर लॉसेज एट कॉपर लॉस एट 3/4 फुल लोड। 3/4 फुल लोड पर कॉपर लॉसेज क्या होंगे, 3/4 का स्क्वायर N2 PC यानी कि कॉपर लॉसेज। तो ये हो जाएंगे हमारे 9/16 कॉपर लॉस। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन अगर निकालना चाहें तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन कैसे निकलेगी, जैसे 9/16 कॉपर लॉस दैट इज इक्वल टू आयरन लॉस। तो यहाँ पर कॉपर लॉस सिर्फ कॉपर लॉस निकालना चाहें तो कॉपर लॉस की वैल्यू आएगी हमारी 16/9 एंड आयरन लॉस के इक्वलेंट आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि दो जनरेटर हमारे कनेक्टेड हैं। तो कॉपर लॉसेज है हमारे, कॉपर लॉस इक्वल टू होंगे 16/9 आयरन लॉसेज के इक्वलेंट। If field of one of two generator in parallel made very weak, अगर दो जनरेटर हमारे पैरेलल में ऑपरेट हो रहे हैं, टू जनरेटर ऑपरेट इन पैरेलल, दो जनरेटर ऑपरेट हो रहे हैं पैरेलल में, अगर एक जनरेटर का फील्ड बहुत वीक हो जाता है, वन जनरेटर फील्ड इज वेरी वीक, तो क्या होगा, फील्ड इज वेरी वीक। अगर दो जनरेटर हमारे पैरेलल में ऑपरेट हो रहे हैं और एक जनरेटर का फील्ड वीक हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो जनरेटर क्या करेगा, ऑपरेट एज ए मोटर एंड रन इन सेम डायरेक्शन। ऑपरेट एज ए मोटर एंड रन इन दी सेम डायरेक्शन, इन दी सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट हम बात करें जैसे हमारे पास में सेंटर जीरो एमीटर कनेक्टेड इन दी रोटर सर्किट एट 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो हमें दे रखी है 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दे रखी है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दे रखी है। सेंटर जीरो एमीटर कनेक्टेड किया गया है इन दी रोटर सर्किट ऑफ
सेंटर 0 एमीटर यहाँ पर कनेक्ट किया गया रोटर सर्किट में, सेंटर 0 एमीटर इसमें कनेक्ट किया गया है 6 पोल 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट में यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, सेंटर 0 एमीटर कनेक्ट किया गया है। मिक्स 45 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में क्या बना रहा है, मेक 45 ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 मिनट, कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 45 ऑसिलेशन ये बना रहा है। हमें ज्ञात करनी है आरपीएम के अंदर, दैट इज आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। तो हमें ज्ञात करनी है रोटर स्पीड एंड स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू रोटर। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है रोटर की स्पीड और स्टेटर की स्पीड, किसके रेस्पेक्ट में ज्ञात करनी है, विथ रेस्पेक्ट टू रोटर ज्ञात करनी है, विथ रेस्पेक्ट टू रोटर। हमें रोटर की स्पीड और स्टेटर की स्पीड यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि रोटर फ्रीक्वेंसी जो निकालते हैं हम, पहले रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। रोटर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पर रोटर करंट फ्रीक्वेंसी, रोटर करंट फ्रीक्वेंसी। रोटर करंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, एफ डैश की वैल्यू, क्योंकि रोटर यहाँ पर 45 कंप्लीट ऑसिलेशन बना रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 डिवाइड बाई 60। तो यहाँ पर क्या है 60 हर्ट्ज, इसकी 6 पोल 50 हर्ट्ज दे रखी है, तो डिवाइड बाई 50 करेंगे ना कि 60। तो इसमें वैल्यू आ जाएगी हमारी आरपीएम, यानी कि 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग आएगी वैल्यू। सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रखी है, रोटर फ्रीक्वेंसी क्योंकि 1 मिनट में 45 रेवोल्यूशन बनाना है, तो 60 का भाग दे देंगे 45 में, तो ये रोटर की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.75 हर्ट्ज। अब हम इस रोटर करंट फ्रीक्वेंसी को हम बदलते हैं, यहाँ पर सप्लाई फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, जैसे एफ की वैल्यू क्या होगी 50 हर्ट्ज, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। अब हम अगर एफ डैश की वैल्यू निकालें, तो एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, स्लिप टाइम फ्रीक्वेंसी, ये एफ डैश की वैल्यू होगी, यानी कि रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप टाइम सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, स्लिप इक्वल टू एफ डैश डिवाइड बाई एफ, दैट इज इक्वल टू 0.75 डिवाइड बाई 50। 0.75 डिवाइड बाई 50, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये वैल्यू आ जाएगी 0.015। फिर हम बात करते हैं सिंक्रोनस स्पीड के बारे में। जैसे सिंक्रोनस स्पीड हमारी क्या आएगी, सिंक्रोनस स्पीड, तो सिंक्रोनस स्पीड आएगी ns, सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 एफ बाई पी। तो यहाँ पर आ जाएगी 120 इंटू एफ, एफ की वैल्यू क्या है फ्रीक्वेंसी 50 है, डिवाइड बाई पी, पी कितना है हमारा 6, तो 6 से काट देंगे 20 बार, 20 इंटू 50 यानी कि 1000 आरपीएम आ जाएगा। फिर हम रोटर स्पीड निकालते हैं, रोटर स्पीड क्या होगी, n इक्वल टू एन एस 1 माइनस के एस, तो ये हो जाएगी हमारी एन एस की वैल्यू क्या है 1000 है, 1 माइनस के एस की वैल्यू क्या है हमारी, स्लिप की वैल्यू आई हमारी 0.015, तो इससे वैल्यू आ जाएगी हमारी 985 आरपीएम। तो ये हमारी आ गई रोटर की स्पीड। अब हम बात करें स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड, स्टेटर फील्ड की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू रोटर।
तो विद रेस्पेक्ट टू रोटर हम निकालें, एन एस माइनस एन आ जाएगी। एन एस क्या 1000 माइनस के एन क्या है एन आर, एन आर है यहाँ पर 985, तो ये वैल्यू आ जाएगी 15 आरपीएम। ये हमारी आ जाएगी स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू रोटर। नेक्स्ट हम देखते हैं वीएच कर्व क्या होता है। जो वीएच कर्व होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, वो किस टाइप का होता है। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल वीएच कर्व, तो वीएच कर्व फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है, वो होता है हमारा नॉन लीनियर, नॉन लीनियर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन सेल्फ स्टार्टिंग। कौन सी मोटर है जो नॉन सेल्फ स्टार्टिंग है। नॉन सेल्फ स्टार्टिंग, तो मोटर की बात करें जो नॉन सेल्फ स्टार्टिंग है वो कौन सी मोटर होगी हमारी। बाकी सभी नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, वो नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, यानी कि ये नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती है। नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर जो होती हैं उनकी हम बात करें, जैसे नॉन सेल्फ स्टार्टिंग यानी सेल्फ स्टार्टिंग की बात करें, हमारी सिर्फ सेल्फ स्टार्टिंग जो मोटर होती है सेल्फ स्टार्टिंग, वो होती है हमारी सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ये हमारी सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। तो नॉन सिंक्रोनस विच ऑफ द फॉलोइंग, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर कौन सी नहीं है। तो ये नॉन सेल्फ स्टार्टिंग कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है ये सिंक्रोनस मोटर। बाकी स्क्वायर केज मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, ये सभी नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर कहलाती हैं, यानी कि उनके अंदर ये वैल्यू होती है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि मान लीजिए जैसे जनरली नो लोड लॉसेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन, नो लोड लॉसेज, नो लोड लॉस ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, तो इलेक्ट्रिकल मशीन के जो नो लोड लॉसेज हैं वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, इक्विवेलेंट टू सर्किट। तो नो लोड लॉसेज of the electrical machine is equivalent to circuit YA parallel resistance with high value, parallel resistance with high value। तो यहाँ पर नो लोड लॉसेज हैं, तो नो लोड लॉसेज की बात करें, नो लोड लॉसेज एसेंशियली कोर लॉसेज, नॉट फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज आर लो एंड डिपेंड अपॉन द अप्लाइड वोल्टेज इन द इंडक्शन मशीन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो नो लोड लॉसेज हैं, जिनको हम कोर लॉसेज भी कह सकते हैं, नो लोड लॉसेज एसेंशियली कोर लॉसेज है, नॉट ए फ्रिक्शन और वाइंडिंग लॉसेज। नो लोड लॉसेज है ना तो फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं ना ही वाइंडिंग लॉसेज होते हैं, तो नो लोड लॉसेज हमारे लो होते हैं एंड डिपेंड अपॉन दी अप्लाइड वोल्टेज इन इंडक्शन मशीन। और ये नो लोड लॉसेज है किस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन दी अप्लाइड वोल्टेज इन इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन में जो अप्लाइड वोल्टेज पर ये डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जैसे एक आता है हमारे पास में इंसुलेटर, इंसुलेटर ओपन सर्किट के अंदर के डिजाइन टू ए ओपन सर्किट, यानी इंसुलेटर हम क्या करते हैं सर्किट को ओपन जाता है, लेकिन कब ये ओपन करता है, जब नो लोड हो, लोड नहीं हो, तब ये सर्किट को ओपन करने का काम आता है इंसुलेटर। आइसोलेटर ऑन लोड में, ये आइसोलेटर है इंसुलेटर नहीं है, आइसोलेटर है यहाँ पर नो लोड में ओपन करने के लिए सर्किट को काम आता है आइसोलेटर, और इंसुलेटर है वो ऑन लोड में काम आता है, यह है आइसोलेटर। जैसे हम बात करें the main purpose is to isolate one portion of the circuit from the other and that is and it is not intended to open while current is flowing in the line। तो यहाँ पर आइसोलेट तब हम नहीं करेंगे जब लाइन में करंट फ्लो होगी,
इसको हम तभी पोर्शन को अलग अलग करेंगे जब करंट यहाँ पर फ्लो नहीं हो रही है। तो सच स्विच आर जनरली यूज्ड ऑन बोथ साइड ऑफ सर्किट ब्रेकर, यानी सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड हम इसका यूज करते हैं आइसोलेटर का। इन ऑर्डर टू दैट रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट कैन बी मेड विदाउट एनी डेंजर, यानी हमें रिप्लेसमेंट करना हो सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ हम आइसोलेटर यूज करते हैं और नो लोड की कंडीशन में यूज करते हैं ताकि हम उनको रिपेयर कर सकें, उनको रिप्लेसमेंट कर सकें विदाउट एनी डेंजर, यानी विदाउट किसी खतरे के हम उनको रिप्लेस कर सकें। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि एक होता है, जैसे हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी के ये वायर जाते हैं, तो इसमें टॉप मोस्ट वायर कौन सा होता है, जो सबसे ऊपर वायर जाता है टॉप मोस्ट वायर, जैसे सेंटर में जो ऊपर वायर जाता है उसको हम बोलते हैं अर्थ वायर। अर्थ वायर यानी टॉप मोस्ट वायर जो सबसे ऊपर वायर जाता है उसको हम बोलते हैं अर्थ वायर। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि मेन क्राइटेरिया फॉर डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर डिजाइन करने का मेन क्राइटेरिया क्या है। मान लीजिए हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर डिजाइन करना, डिस्ट्रीब्यूटर डिजाइन करना, तो इसका मेन क्राइटेरिया क्या है, किस पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप की जो फैसिलिटी है यहाँ पर उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं जब भी डिस्ट्रीब्यूटर डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि जो मल्टीमीटर है वो क्यों काम में लेते हैं, यानी मल्टीमीटर क्या क्या चीज़ मेजर कर सकता है। मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर की बात करें, मल्टीमीटर से हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज हम मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर से, करंट हम मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर से, और रेजिस्टेंस भी हम मेजर कर सकते हैं किसकी मदद से, मल्टीमीटर की मदद से। नेक्स्ट हम बात करें जैसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमें दे रखा है, यानी एसी वोल्टेज किसी फ्रीक्वेंसी का दे रखा है या किसी सिस्टम का दे रखा है, एसी वोल्टेज दे रखा है V इक्वल टू 20 साइन 150t 157t, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज हमें निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी हम निकालें तो V की वैल्यू हम देते हैं जैसे Vm साइन ओमेगा टी, तो हम कह सकते हैं ओमेगा की वैल्यू क्या है 157 है, तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 157 डिवाइड बाई 2 पाई, इससे वैल्यू आ जाएगी हमारी 25 हर्ज के आसपास हमारी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें जैसे टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं, जैसे ये सर्किट है हमारे पास में, ये रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर ये कैपेसिटेंस है, ये भी कैपेसिटेंस है, इसके द्वारा हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो ये R है, ये R है, तो ये हो जाएगा R/2, ये C है, ये C है, तो ये हो जाएगा 2C, दोनों को 2 से 2 कट जाएगा, तो टाइम कांस्टेंट जाएगा RC। तो टाइम कांस्टेंट निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वाट सेकंड हमें मोटर के द्वारा जो सप्लाई पावर है वो हमें निकालनी है, वाट सेकंड के अंदर पावर सप्लाई निकालनी है, वाट सेकंड के अंदर, और किसकी निकालनी है, एक 2 HP की मोटर है, 2 HP की मोटर है और 5 आवर तक ये चल रही है, यानी 5 आवर तक ये ऑपरेट हो रही है, तो वाट पावर के अंदर, वाट सेकंड के अंदर कैपेसिटी निकालनी है। तो 2 HP के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 1 HP में जो पावर होती है वो होती है 465 746 होती है, 746 वाट, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 1492 वाट, ये तो 1 घंटे के लिए आएगा। अब ये हमें 5 घंटे तक चलानी है, तो इसका मतलब एनर्जी हम निकाल देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1492 × 5, तो ये हो जाएगा 7460 वाट/आवर। लेकिन हमें क्या निकालना है, सेकंड में निकालना है, तो सेकंड में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 460 × 60 तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.6856 × 10⁻⁷ वाट सेकेंड।
सेव इन वाट सेकंड वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे reluctance of a magnetic circuit varies as reluctance of a magnetic circuit varies at। तो रिलक्टेंस है यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट का, वेरीज कैसे करेगा? तो यहाँ पर हम बात करें रिलक्टेंस ऑफ ए मैग्नेटिक सर्किट वेरीज। तो रिलक्टेंस की बात करते हैं, रिलक्टेंस किस चीज पर वेरी करता है? रिलक्टेंस की बात करेंगे तो ये लेंथ डिवाइड बाई एरिया के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा, लेंथ डिवाइड बाई एरिया, क्योंकि R इक्वल टू होता है रो L बाई ए, L बाई ए पर ये रिलक्टेंस है वेरी करेगा, क्योंकि एरिया और लेंथ पर डिवाइड करता है। क्योंकि रिलक्टेंस का अगर हम फार्मूला देखें, रिलक्टेंस क्या है? रिलक्टेंस का फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाई ए म्यू नॉट म्यू आर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिलक्टेंस किससे वेरी करेगा? एज लेंथ वेरी, लेंथ डिवाइड बाई एरिया वेरी करेगा, L डिवाइड बाई ए, यानी लेंथ वेरी एरिया वेरी करेगा, तो रिलक्टेंस भी यहाँ पर वेरी करेगा। नेक्स्ट हमें बात करना है जैसे कि लो हेड के लिए कौन सा हम क्या लेते हैं? टरबाइन यूज लेते हैं। हाई हेड के लिए कौन सा टरबाइन यूज लेते हैं? जैसे बात करते हैं हम लो हेड, लो हेड 2 से 15 मीटर का अगर हमारे पास में क्या है, जो वाटर का है लेवल दे रखा है लो हेड के लिए, लो हेड के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? लो हेड के लिए प्रॉपलर ऑफ कैप्लान टरबाइन यूज करते हैं, प्रॉपलर ऑफ कैप्लान टरबाइन, जो कि 15 मीटर तक हम यूज करते हैं, 2 से 15 मीटर, प्रॉपलर ऑफ कैप्लान। दूसरा है मीडियम हेड के लिए, यानी 15 से 70 मीटर के लिए, मीडियम हेड के लिए यानी 15 से 70 मीटर के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? 15 से 70 मीटर के लिए हम कैप्लान और यहाँ पर फ्रांसिस टरबाइन यूज करते हैं, कैप्लान और फ्रांसिस टरबाइन। फिर हम बात करें हाई हेड के लिए 70 से 500 मीटर के लिए, हाई हेड के लिए, हाई हेड 70 से 500 मीटर के लिए, 70 से 500 मीटर के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? यहाँ पर 70 से 500 मीटर के लिए फ्रांसिस और पेल्टन टरबाइन हम यूज करते हैं, फ्रांसिस और पेल्टन टरबाइन। चौथा है हमारा वेरी हाई हेड के लिए, यानी 500 मीटर से ऊपर हो, वेरी हाई हेड के लिए यानी ग्रेटर देन 500 मीटर हो, तो हम कौन सा टरबाइन यूज करते हैं? 500 मीटर से ज़्यादा हो तो हम पेल्टॉन टरबाइन यूज करते हैं, पेल्टॉन टरबाइन। नेक्स्ट हम बात करें बाकी जो कॉन्सेप्ट है, यानी बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।